हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि हम पेपर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर अपडेट करेंगे रिलेटेड टू दिसंबर 2020। अब बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मेमोरी है, बट सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। फिर चाहे आपका एग्जाम 2021 में ड्यू हो और 2022 में ड्यू हो, आपका कोई भी अटेम्प्ट हो जनवरी, मई, नवंबर, हर एक अटेम्प्ट के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रीज़न बीइंग पास्ट ईयर पेपर पैटर्न पे ही बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमारा बनता है। हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स पे डिस्कशन कर लिया था, जो हमने पार्ट 1 में क्लास अपनी अपलोड भी की है। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स डील करने वाले हैं, जो कि एज पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे, एंड लास्ट जो पार्ट 3 है वो हम अपलोड करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज पार्ट 1, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ देखो हमने मेंशन भी किया है कि बिजनेस मैथमेटिक्स में 1 to 40 क्वेश्चंस हैं, बट एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं बनते। एग्जाम में कभी भी सीक्वेंस में क्वेश्चंस नहीं होंगे। वहाँ मैथ्स के, स्टैट्स के एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हमेशा शफल किए होंगे। और यहाँ देखो हमने मेंशन भी किया है कि ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ क्वेश्चंस मैक्सिमम बेस्ड है ऑन मेमोरी। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ A/B इज इक्वल टू 9:4, देन आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। यहाँ देखो हमारे पास A गिवन है 9 एंड B गिवन है 4। बस आप A की जगह वैल्यू रख दो 9 और B की जगह वैल्यू रख दो 4, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। √9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √4 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 9 एंड B की वैल्यू गिवन है 4। देखो ये अंडर रूट है 9/4, तो ओपन करने पे वैल्यू कितनी आएगी 3/2, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम यहाँ एलसीएम अगर ले लें तो एलसीएम कितना होगा 2 × 3 6। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स, तो 3 3 ज़ा 9, प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है 13 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 13/6। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज। लेट्स से मेरे पास ये दिया हुआ है रो मैट्रिक्स, जहां दिया है 1 2 4 4 6 7। ठीक। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, तो नो डाउट ट्रांसपोज करने पे क्या होगा कि ये वैल्यू जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगी, और ये वैल्यू जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगी। क्लियर। तो देखो जो रो था वो अब क्या बन गया कॉलम बन गया, और जो कॉलम था 1 4 अब वो क्या बन गया रो बन गया। तो इसका मतलब अगर हम रो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज। अब देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेट ऑफ क्यूब्स की ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा इन्फिनाइट सेट होगा। और इसका रीज़न क्या है, सिंपली याद रखना कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये इन्फिनाइट होते हैं। आप नेचुरल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, हम नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, तो जब हम उसका सेट बनाएंगे तो वो भी कैसा बनेगा इन्फिनाइट सेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ A/B इज 3:7, तो आपके पास एक इक्वेशन दिया है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो 3A + 2B डिवाइडेड बाई 4A + 5B इज इक्वल टू वॉट, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्योंकि ये रेशियो दिया है ना। तो A/B कितना है, A/B को हम लोग A डिवाइडेड बाई B भी कह सकते हैं 3/7। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू 3 है एंड B इज इक्वल टू 7 है। क्लियर। बस A की जगह वैल्यू पुट कर दो 3 और B की जगह वैल्यू पुट कर दो 7। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय A की जगह 3 रखो, 4 3 ज़ा 12 प्लस B की जगह 7 रखो 35। इसको सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 23 डिवाइडेड बाय 47। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 23:47। क्लियर। नेक्स्ट, out of 7 boys and 4 girls, a team of a debate club of 5 is to be chosen.
द नंबर ऑफ टीम्स सच दैट ईच टीम इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 गर्ल इज। अब देखो मेरे पास 7 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। इनमें से जो हमें ग्रुप बनाना है वो कितने लोगों का ग्रुप है? 5 लोगों का हमें ग्रुप बनाना है। अच्छा, ये जो 5 लोगों का ग्रुप बनेगा उसमें कम से कम हर एक ग्रुप में कम से कम 1 गर्ल होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब क्या? एक या एक से ज़्यादा। तो अगर मान लो 5 लोगों का ग्रुप बना है और हम ये मान रहे हैं कि एक उसमें से लड़की है, तो बाकी 4 क्या होंगे? बॉयज़। अगर 2 लड़कियां हैं तो 3 बॉयज़, 3 लड़कियां हैं तो 2 बॉयज़ और 4 लड़कियां हैं तो 1 बॉय। अब यहाँ पे देखो 4 गर्ल्स से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, रीज़न बीइंग हमारे पास सिर्फ 4 गर्ल्स का ऑप्शन ही अवेलेबल है। क्लियर? तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगा? सिंपली यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा कि इन 4 गर्ल्स में से हम कितनी चूज करें? 1 मल्टीप्लाई, तो बाकी 7 में से कितना चूज करेंगे? 4 प्लस अगर 4 गर्ल्स में से हमने 2 चूज किए तो 7 बॉयज़ में से हम कितनी चूज कर सकते हैं? 3 प्लस अगर 4 गर्ल्स में से 3 चूज किए तो 7 बॉयज़ में से कितने चूज करेंगे? 2 एंड लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा कि अगर 4 गर्ल्स में से पूरी 4 गर्ल्स हम सेलेक्ट कर लें एक ग्रुप के लिए तो 7 बॉयज़ में से सिर्फ 1 बॉयज़ को हम चूज कर पाएंगे। क्लियर? अब देखो इसको पूरा सॉल्व ना करने से अच्छा हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक तुम लोगों को बता देते हैं, और वो शॉर्ट ट्रिक कॉम्बिनेशन में हर एक जगह काम करेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो ऐसे तुम लोग पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड पूरे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते, बट फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे याद रखना कि अगर ये 4C1 है तो 4 को 1 टाइम्स पीछे लेके जाओ, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो उतना फैक्टोरियल रहेगा, मल्टीप्लाई 7C4 है तो 7 को 4 टाइम्स पीछे लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? 7 6 5 4, 4 बार पीछे लेके गए और डिवाइडेड बाय नीचे कितना रहेगा? 4 फैक्टोरियल ही रहेगा, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर? इसी तरीके से जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 441, दैट इज डी। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। बट देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी याद रखना, ये तो मान लो तुम लोग नोट डाउन कर लोगे, हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पास दिया है 7C3 तो 7 को 3 बार पीछे लेके जाओ, दैट इज 7 6 एंड 5 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा कॉम्बिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट, the ratio of number of boys and the number of girls in a school is found to be 15:32. How many boys and equal number of girls should be added to bring the ratio to 2/3? अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो लिखा हुआ है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो कितना है? 15 डिवाइडेड बाय 32। हमें दोनों में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐड करना है सो दैट ये रेशियो कितना हो जाए? 2/3। तो सिंपली हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व भी कर सकते हैं कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 45 + 3x इज इक्वल टू 64 + 2x, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -19 इज इक्वल टू -x और x इज इक्वल टू 19। तो करेक्ट आंसर होगा बी 19। अगर इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है तो डायरेक्टली x में अगर हम लोग वैल्यू पुट करते, जैसे मान लो 20 पुट करते न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो इसको सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी? 2/3। इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, जैसे इजी पड़े। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली इज इतना। मतलब हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है? 216 और हमारे पास इंटरेस्ट कितना दिया है? 127। तो नो डाउट अगर हम इसको दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? अमाउंट की, जो कि आएगी 343। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक, टी दिया ही हुआ है 3 years। तो देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टी। क्लियर? अमाउंट हमने निकाल ही दिया, दोनों को ऐड करके 343, प्रिंसिपल दिया ही हुआ है 216, रेट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम हमारे पास दिया है 3। अब देखो एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं होता कि बैठ करके इसको पूरा सॉल्व करो, और क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड है तो सिंपली क्या करना? ऑप्शंस की वैल्यू पुट करना, ऑप्शंस में से वैल्यू पुट करना और चेक कर लेना कि ये साइड सॉल्व करने पे कब 343 आ रहा है।
जैसे इफ़ इन केस हम क्या बोल रहे हैं कि r की जगह क्या रखोगे 0.1567 नहीं 15.67, क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 करके दिया हुआ है ना, ये तो दिख ही रहा है कि डिवाइडेड बाय 100 है, तो r की जगह 15.67 रखो। कैलकुलेटर सबके पास है, सीधे सीधे ये साइड सॉल्व कर लो, देखो 343 आ रहा है कि नहीं। जब ऐसा हम लोग सारे ऑप्शन के साथ करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा C 0.1666। तो इसको हम लिख करके बता दे रहे हैं कि कैसे कैलकुलेटर पे करना है। 1 + 16.66 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3। पहले इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर पे। हमें पता है कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, इसलिए हम इसमें डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं ये इस तरीके से, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.1666 आएगी। इसका पावर 3 है, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करके इंटू 216 कर दो, तो तुम लोग के पास जो वैल्यू आएगी ना इसको सॉल्व करके वो आएगी 343। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस साइड मेरे पास जो वैल्यूज दी हैं, यहाँ पे क्या दिया है √9, हम लोग ये लिख सकते हैं √3 √3, अलग अलग भी करो तो ये क्या हो जाएगा √9 होगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे √9 पावर 5 दिया है, तो हम ऐसे लिख लें √3 पावर 5 मल्टीप्लाई √3 पावर 5, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मल्टीप्लाई √3 टू द पावर -7 ऑलरेडी गिवन है, ये हमने इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरीके से लिखा है जो कि अलाउड है। अब देखो √3 हमारा बेस क्या है सेम है, तो यहाँ पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा -5 -5 -7, तो इसका पावर कितना हो जाएगा -17। तो ये साइड सॉल्व करके मेरे पास कितना आ रहा है √3 -17, √3 पावर -17 इज इक्वल टू √3 पावर -a। √3 कट जाएगा, -a इज इक्वल टू -17 और a इज इक्वल टू 17, तो करेक्ट आंसर होगा D 17। क्लियर? नेक्स्ट द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे हमारे पास एक तरीका है कि हम ऑप्शन में से ही कोई एक वैल्यू चूज कर लें। यहाँ पे जब हम p की वैल्यू पुट करेंगे इनमें से कोई एक, तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, और अगर ऐसा होता है तो वही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले -2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, क्योंकि p की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की है -2, -4 -2 ब्रैकेट में +2। अब देखो इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ रही है 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 4 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 रह जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 8 +2, ये हो गया -16 -4, और इन दोनों को ऐड करके 10, तो नहीं आ रहा है 0 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, तो मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अब इसके लिए ना हम सीधे सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, 2 चूज नहीं करेंगे, क्योंकि नो डाउट -20 और +10 आया था ना, तो इतना गैप 2 भी फिल नहीं कर पाएगा। अब आओ 1 डिवाइडेड बाई 2 यूज करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 +2। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8, तो 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 2 4, ये कट गया, ये हो गया 2 और ये +2, ये कट गया। यहाँ देखो ये 4 आया, 1/4 1/4 1/4 कट गया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है C 1/2। अब देखो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से करने का ट्राई करें तो एग्जाम में हमारे पास थोड़ा टाइम भी बच पाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछता है और टाइम कितना मिलता है सिर्फ 2 आवर्स। दैट इज हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना मिनट होता है ऑलमोस्ट 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग कि जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है उसको रीड करके, उसका डायग्राम बनाने में एंड सो ऑन। तो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि फॉर्मूले पे बेस ना हो करके आप ऑप्शन से आंसर निकालो। बट यहाँ पे देखो हम पूरा मेथड भी सिर्फ इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन से आंसर निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करके भी बता रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट, log 9 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो होता क्या है फॉर्मूला, log a प्लस log b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log a
मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं log 9 मल्टीप्लाई 5 और log 45। तो करेक्ट आंसर होगा डी, log 45। नेक्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन दिस वी गेट रूट्स एज। अगेन यहाँ देखो हम लोग सीधे सीधे ऑप्शंस पुट कर सकते हैं और ऑप्शन पुट करने पे यहाँ g की वैल्यू पुट करने पे अगर 0 आया तो इसका मतलब करेक्ट आंसर वही होगा। सबसे पहले चूज कर लेते हैं 0, तो 0 चूज करोगे तभी तो +16 आएगा, इसका मतलब पहला तो आंसर नहीं है। क्लियर। सेकेंड वाला आंसर देख लेते हैं, 5 दिया है तो 3 × 25 माइनस 14 × 5 हम डायरेक्टली करें 19 + 60, ये भी सॉल्व करने पे नहीं आएगा क्योंकि ये 75 और ये 16 है तो ये 0 नहीं आ सकता। नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं 8, 3 × 8 = 64 माइनस 14 × 8 डायरेक्टली कर रहे हैं 112 + 16। तो अब देखो 64 × 3 करेंगे और +16 करेंगे तो वो 112 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब थर्ड भी आंसर नहीं है। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। हम सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं। 3 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 2, 14 × 2 कितना हो जाएगा 28 + 16, तो ये 12 और ये 16 माइनस 28 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और वैसे 8/3 जब हम रखेंगे g की जगह तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 0, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डी। नेक्स्ट, इफ log बेस a √3 = 1/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगेन ये क्वेश्चन भी हम किससे करने वाले हैं, ऑप्शन से। हमें ये कह रहा है कि log बेस a √3, तो a की वैल्यू क्या होगी, इनमें से कोई एक होगी। चलो सबसे पहले छोटी वैल्यू लेंगे, 3 लेते हैं, तो log 3 √3, ये क्या कभी भी 1/6 के बराबर आएगा, नहीं, इसका मतलब 3 तो आंसर नहीं है। अब चलो 27 ट्राई करते हैं, log 27 √3, इसको सॉल्व करके देखते हैं। log 27 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, और यहाँ पे 3 का पावर 1/2 कर दें क्योंकि अंडर रूट है। अच्छा, अब ये 1/2 कहाँ जाएगा, इस साइड आएगा, और ये 3 भी इस साइड आएगा, तो 1/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई log बेस में 3 और 3, ये वाली वैल्यू बची, ये वाली वैल्यू बची, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 1/6, देखो 1/6 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, इफ 2x² माइनस a + 6 2x + 12a = 0 देन रूट्स आर। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और x पहले 4 रख के देखो फिर a² तो कितना आना चाहिए 0। बट ये वाला क्वेश्चन हम ऑप्शन से ना करा के फॉर्मूला बता देते हैं सो दैट तुम लोग को रूट्स का फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए। रूट्स में दो चीज़ होती है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब ये रूट्स है, अब पूछोगे कि b/a c/a क्या है, तो देख लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² माइनस 4x + 1 = 0। क्लियर। तो ये a है, a क्या हो गया 3, 4 क्या हो गया b, और 1 क्या हो गया c। क्लियर, क्योंकि हमने बोला कि x² और x को हम लोग काउंट नहीं करें, हम लोग किसको करें, इसको काउंट करेंगे। तो उस केस में यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग कहें तो ये क्या है -b/a, और -b मेरे पास क्या है माइनस, यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये प्लस कर दें a + 6 2, ठीक, और x को तो लेंगे नहीं, डिवाइडेड बाय a क्या है 2, 2 कट गया, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया a + 6, c कितना है 12a, ये पूरा है ना। सिर्फ वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल ले लेंगे, x² और x, डिवाइडेड बाय a कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 6a। अब देखो अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 6a और अल्फा प्लस बीटा आ रहा है a + 6, इसका मतलब जो रूट है वो क्या हो गया a और 6 होगा ना। एक रूट है a और एक रूट है 6, दोनों को ऐड करने पे a + 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 6 से आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा b, 6 एंड a। नेक्स्ट देखो इस अटेम्प्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस की कवरेज किया है मैथ्स में। लिखा है व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी ₹3280। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे सम पूछा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट।
will the compound interest 5% for 2 years compounded annually be ₹3280? कंपाउंड एनुअली हो रहा है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। अमाउंट हमारे पास कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यही होता है ना अमाउंट, इज इक्वल टू प्रिंसिपल गिवन नहीं है 1 प्लस रेट गिवन है 5% और n कितना है 2। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या पूरा पूरा इक्वेशन चाहो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे कि ऑप्शन चेक करना, पहले 16,000 चेक करना, आंसर नहीं आएगा। जब हम लोग 32,000 रखेंगे पी की जगह तो हमारा ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 32,000। देखो हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं कि अगर हम लोग यहाँ 32,000 रखेंगे, कैलकुलेटर सबके पास है, तो ये साइड आएगा 35280। अब कैलकुलेटर पे इस साइड तुम लोग क्या करोगे, 32,000 मल्टीप्लाई 1.05 का स्क्वायर, तो 32,000 इंटू, पहले इसको सॉल्व कर लेना, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 32,000। तो जब ऐसा करोगे ना तो वैल्यू आएगी 35,280। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी 32,000। नेक्स्ट, an amount P becomes ₹5100.5 and 5203 after second and fourth year respectively at R% of interest per annum compounded annually. Thus values of P and R are, अगेन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t। अब क्वेश्चन में भी हमारे पास जो दिया है वो सेकेंड और 4 ईयर का दिया है। अगेन ये क्वेश्चन भी हम किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली देखो करना क्या है, कैलकुलेटर सबके पास है, यहाँ पे पहले 5,000 रखो, ये पहला ऑप्शन हम रख रहे हैं, 1 प्लस 1%, क्योंकि ये 1% दिया है रेट, और टाइम कितना हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालने पे आ रहा है 5050। ऐसे ही फिर इसकी जगह यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 5100.5, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया भी है कि सेकेंड ईयर में कितना होगा 51005। अब ऐसे थर्ड ईयर के लिए निकाल लो, फोर्थ ईयर के लिए निकालो, फोर्थ ईयर की वैल्यू आनी चाहिए 5203। तो पहला ही ऑप्शन क्योंकि करेक्ट था, हमने फर्स्ट ऑप्शन ट्राई किया और फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट निकला, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर पूरा पूरा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, अज्यूम कर लेट्स से कि प्रिंसिपल पी है और इंटरेस्ट आई है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए कोशिश करना कि ऑप्शन से ही आंसर निकाल पाओ। नेक्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ एम वर्क्स आउट टू, अगेन लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आना चाहिए? 6/25 के, तो हम ऑप्शन पुट करते हैं। m की वैल्यू लेट्स से है 2 डिवाइडेड बाई 25, तो 2 डिवाइडेड बाई 25 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो √2 की वैल्यू हम सबको पता है कि पॉइंट में आएगी, तो उसको सॉल्व करके कभी भी 6 डिवाइडेड बाई 25 नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 25 प्लस √1 डिवाइडेड बाई 25। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1/5। अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा 25, और 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 25, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया है। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या है? बी 1 डिवाइडेड बाई 25। अगेन देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू ₹1,20,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फाइंड द सम। अमाउंट कितना दिया है? 1,20,000। टाइम कितना दिया है? 1 ईयर। हमसे क्या फाइंड आउट करने बोला है? पी फाइंड आउट करने बोला है। और रेट कितना दिया हुआ है? 4%। पर देखो 4% क्या दिया है? सेमी एनुअली। तो जब ऐसा दिया हो सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, तो ये रेट को तुम लोग डिवाइड करोगे 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। ये जो रेट दिया ये पर एनम दिया है पूरे साल का, और हमें कैलकुलेट करना है सेमी एनुअली मतलब आधे साल का। क्लियर? तो देखो अगेन हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे। 1,20,000 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। 4 डिवाइडेड बाई 2 तुम लोग को समझाने के लिए किए हैं, एंड पावर
टाइम होता है तो 1 × 2। और ऐसे भी याद रखना कि अगर यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो रेट को हमेशा 2 से डिवाइड करना होगा और टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। वैसे अगर यहाँ पे क्वार्टरली होता तो रेट को डिवाइड करते 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करते 4 से। क्लियर? बस इसको सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा बी 1,15,340। चाहे तो ऑप्शन से करके देख सकते हो, चाहे डायरेक्टली इसको तुम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, what sum of money will produce 42,800 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, सीधे फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 42,800, सम ऑफ मनी मांग रहा है दैट इज पी, रेट कितना दिया हुआ है 2.5% पर एनम, और टाइम कितना दिया है 3 years 3 month। तो हम लोग 3 years 3 months को कैसे लिख सकते हैं, 3 + 3/12 और 3.25। क्लियर? तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3.25 से डिवाइडेड बाय 100। अब चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर लो, चाहे ये साइड पहले मल्टीप्लाई करके 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो भी हमारा आंसर सीधे सीधे प्रिंसिपल का आ जाएगा 5,26,769। तो जैसे इजी पड़े, चाहे तो प्रिंसिपल में बी ऑप्शन पुट करके देख लेना, तो हम लोगों का बोथ साइड 42,800 आएगा, या इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पी की वैल्यू कितनी आएगी 5,26,769। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ₹50,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 1 year एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हमसे क्वेश्चन में CI बोला है निकालने के लिए, पर पहले हमें क्या निकालना होगा, अमाउंट। हमने कितना पैसा डाला है 50,000, रेट कितना है 8%, पर क्या हम 8% को 8% लिख सकते हैं, नहीं, डिवाइडेड बाय 2 करना होगा क्योंकि सेमी एनुअली है, और 8% पर एनम दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया है 1 year, तो 1 × 2। क्लियर? इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 54,080 रुपीज़। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 50,000, अमाउंट कितना आया 54,080, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा CI, क्योंकि CI कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 4080। नेक्स्ट, an amount is lent at a nominal rate of 4.5% per annum compounded quarterly. What would be the gain in rupees over when compounded annually? अब देखो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि हमने एक अमाउंट लेंड किया है 4.5% पर एनम पे, बट ये कंपाउंडेड है क्वार्टरली। क्लियर? पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें कह रहा है कि अगर वही अमाउंट हमने लेंड की होती कंपाउंडेड एनुअली के बेसिस पे, तो उस केस में कितना हमें गेन होता। क्लियर? तो यहाँ पे लेट्स से हम मान रहे हैं कि हमने 100 रुपये लेंट किया है। क्लियर? तो देखो जो पहला स्टेप है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट, बट ये क्या है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1 × 4। रीजन बीइंग ये क्या है कंपाउंडेड क्वार्टरली। सिर्फ इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। इस पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 1.04576, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 104.576। क्लियर? ये कब था, जब कंपाउंडेड क्वार्टरली था। अब हम लोग कैसे निकालेंगे कंपाउंडेड एनुअली, तो ये फिगर याद रखना 104.576। अब इसी 100 रुपये को अगर हम लोग कंपाउंड करें बट एनुअली कंपाउंड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एनुअली कंपाउंड करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 104.50। इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ रही है 104.50, और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कितना गेन होगा इन रुपीस अगर हम उसको कंपाउंड करें एनुअली। तो देख लो 104.50 को माइनस कर देंगे किससे, कंपाउंडेड क्वार्टरली से, तो हमारे पास फिगर कितनी आएगी 0.076। मतलब हमारा कितने का फायदा हो रहा है 0.076 का। क्लियर?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C 0.76, क्योंकि इतने का ही गेन होगा अगर हम किसी अमाउंट को पहले हम लोग लेंड करें कंपाउंडेड क्वार्टरली के बेसिस पे और फिर अगर हम उसको लेंड कर रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली के बेसिस पे, तो जो हमारा बेनिफिट या हमारा गेन है वो कितने का आएगा? 0.76 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C 0.76। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसका करेक्ट आंसर है A, फेयर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज लेस देन फेयर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब इसका पूरा डिटेल आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ a क्यूब इज गिवन एंड a टू द पावर 4 इज ऑल्सो गिवन वेयर i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन a स्क्वायर, ये a2 नहीं है, ये a स्क्वायर है। इसका आंसर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो इस पे हमने डिटेल पूरी क्लास अपलोड की हुई है, जहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से ये क्लास आप कवर ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट, सपोज यू डिपॉजिट ₹900 पर मंथ इनटू एन अकाउंट दैट पेज 14.8%। ये बेसिकली पर एनम है, यहाँ मेंशन होना चाहिए था पर एनम इंटरेस्ट, कंपाउंड मंथली। हाउ मच मनी विल यू गेट आफ्टर 9 मंथ्स? तो देखो सिंपली सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि ये जो हमारे पास ईयरली या पर एनम रेट है, इसको हम कन्वर्ट कर लें पर मंथ में, दैट इज 12 मंथ से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1.234% मंथली। क्लियर? अब डायरेक्टली फॉर्मूले पे वैल्यू अप्लाई करेंगे, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अब देखो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 900 पर मंथ। इंटरेस्ट अभी हमने निकाला था जो कि था 1.234% टू द पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई कितना है मेरा? ये सीधे सीधे हम परसेंट 1.234%। क्लियर? इसको हम फर्दर और एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 900 मल्टीप्लाई 1.01234, क्योंकि 1 प्लस कर दिया, टू द पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01234। क्लियर? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, दैट इज इसको हम 9 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी, हम लिख भी दे रहे हैं 1.11670272 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01234। अब एग्जाम में इतना लिख लिख के तुम लोगों को नहीं करना है, रीजन बीइंग तुम लोग पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, तो सीधे इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। इसको माइनस कर लो, -1। हम यहाँ पे स्टेप इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ईजिली यहाँ से स्टेप देख करके फिर कैलकुलेटर यूज़ कर सके। 1 माइनस कर दिया एंड यहाँ नीचे बची है वैल्यू 0.01234। अब इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आ रही थी मेरी 9.4572706 और इसको हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 8511, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इतना स्टेप ना तो एग्जाम में दिखाना है ना ही तुम लोगों को सॉल्व करना है, हमने सिंपली बोला कि ये सब हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है इसलिए हमने स्टेप टू स्टेप कहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो भी करके दिखा दी, सो दैट आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आंसर मैच कर पाओ। क्लियर? नेक्स्ट, द इनवर्स फंक्शन f माइनस 1 ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 3y इज। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमारे पास स्टेप क्या था, हम ये मानते हैं कि जो एफ वाई है वो किसके बराबर है? x के। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y। अब हम लोग एक्स वाई को स्वैप करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। नाउ हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे किसको? x को। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y/3, ये 3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? नाउ वापस हम लोग क्या करेंगे कि x को चेंज करेंगे किसमें? बैक टू f माइनस 1 दैट इज इनवर्स y। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? y/3। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B, y/3। नेक्स्ट, ₹2500 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is a loan amount if interest rate be 14% per annum compounded annually?
कितना लोन अमाउंट रहा होगा। तो हमसे अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल कितना दिया है 2500, 1 प्लस रेट कितना दिया है 14% और सब कुछ एनुअली है, पावर 10। बस सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दो, तुम लोग के पास आंसर आ जाएगा ए 13,040.27 कि हमने कितना अमाउंट लिया था 13,040.27। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि हमारा लोन अमाउंट कितना है, तो लोन अमाउंट हमारा इतना था, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है विथ इतना इंटरेस्ट। नेक्स्ट, determine the present value of perpetuity ₹10 per month for infinite period at an effective rate of interest of 14% per annum। सिंपली हम लोग यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुटी का फॉर्मूला है एनुअल पेमेंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। अब देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। एनुअल पेमेंट कितनी दी है 10 रुपये पर मंथ, तो 10 × 12 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट कितना दिया है 14%, दैट इज 0.14। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 857। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा सी 857। नेक्स्ट, अ 5-year annuity due has periodic cash flow of ₹100 each year. If the interest rate is 8%, the future value of this annuity is given by। जब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो करेक्ट आंसर है सी 100 रुपीज इंटू फ्यूचर वैल्यू एट रेट 8% फॉर 5 years मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.08। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, ये नहीं है, लिखा है इफ दिस इज इक्वल टू दिस वेयर डिनोट्स द नंबर ऑफ परमिटेशन एन इज। अब देखो दिया हुआ है NP4 इज इक्वल टू 20 NP2। अगेन हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से ही आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4P4 इज इक्वल टू 20 4P2। परमिटेशन सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यही है कि इस 4 को हम 4 बार पीछे लेके जाएंगे। तो ये होगा 4 × 3 × 2 × 1। पूरे फॉर्मूले से वैल्यू सॉल्व करोगे तो भी इतना ही आएगा। 20 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 4 को पीछे ले जाओ तो 4 × 3। अब क्या ये साइड और ये साइड इक्वल आ रहा है, नहीं, ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ऐसे आप लोग बाकी सारा ऑप्शन भी रख करके देखना, बट आप जब डी रखोगे तो इसका आंसर करेक्ट आएगा। अब देखो 7 को 4 टाइम्स हमें पीछे ले जाना है, 7 6 5 4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 7 को 2 टाइम्स पीछे ले जाना है, 7 × 6। देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी 7। हमने कॉम्बिनेशन का भी शॉर्ट ट्रिक बता दिया और परमिटेशन का भी। नेक्स्ट, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 men and 4 women, 4 persons are to be selected to form a committee so that at least 2 women are there on the committee. In how many ways can it be done? Again देखो यहाँ पे हमसे कॉम्बिनेशन पूछा है, कह रहा है कि 8 men हैं 4 women हैं, इनमें से 4 लोगों का हमें क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। इन 4 लोगों के ग्रुप में कम से कम 2 women रहेंगी। तो नो डाउट अगर कम से कम 2 women हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 4, क्योंकि 4 विमेन अवेलेबल है। तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर 2 विमेन है तो 2 मेन, 3 वुमेन है तो 1 मैन, 4 विमेन है तो 0 मैन, यही बनेगा हमारे पास। तो देखो सीधे हम तुम लोग के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। 4C2 मल्टीप्लाई 8C2 प्लस 4C3 मल्टीप्लाई 8C1 प्लस 4C4 मल्टीप्लाई 8C0। हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है, उससे सॉल्व करके देखना, करेक्ट आंसर आएगा A201। नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% गिवन दैट दिस। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 1 रुपये को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे 9% के इंटरेस्ट के साथ, तो आफ्टर 5 year हमें 1 रुपये की जगह कितना मिलेगा, 1.5386। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 5 साल बाद कितना मिल रहा है, 1 लाख। क्लियर। तो ये 1 लाख इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5386 को। अच्छा, हमें ये पता है कि ये पैसा हमें कब मिला, जब हम 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पैसा हमको कब मिलेगा, क्वेश्चन में हमसे यही चीज़ पूछा है कि ये जो 1 लाख हमें मिल रहा है तो कितने इन्वेस्टमेंट पे हमें 1 लाख रुपए मिल रहा होगा। तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5386, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा बी 64,994.20। क्लियर कि अगर हम 64,994.20 को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें 9% इंटरेस्ट के साथ,
तो उस केस में हमें 5 साल बाद इसकी जगह कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख। नेक्स्ट, a fruit basket contains 7 apples, 6 bananas and 4 mangoes. How many selections of 3 fruits can be made so that all 3 apples are selected? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ही पूछा है, कह रहा है 7 एप्पल्स है, 6 बनानास है, 4 मैंगोज है। 3 फ्रूट्स हमें चूज करने हैं और तीनों के तीनों क्या हो, एप्पल हो, तो 7C3 है ना। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 7 को 3 बार पीछे ले जाओ, 7 7 6 5 और नीचे कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 × 2, सीधे आ जाएगा 35 वेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP and are such that the product of first 2 part is 460। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे लेट्स से 1 3 5, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 - 1 2, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो ये कैसी सीरीज हुई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग ऑप्शन में ही चेक करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, यहाँ 1 1। इसका मतलब ये सारी की सारी सीरीज किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। दूसरा है कि तीनों का जो टोटल है वो कितना है, 69। इसका टोटल करने पे कितना आ रहा है, 69, इसका टोटल करने पे भी 69, सबका टोटल करने पे 69 आ रहा है। अब नेक्स्ट बोला आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट इज 460। पहले 2 पार्ट का प्रोडक्ट कितना है, 460। इन सबका मल्टीप्लाई करो, मतलब 20 × 23, 21 × 23, 19 × 23 एंड 22 × 23। तो सिर्फ ऑप्शन ए में तुम लोग देखोगे मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 460, किसका, पहले 2 पार्ट का। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो हमें ऑप्शन से ही अपना आंसर निकालना है। नेक्स्ट, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ गुड इज दिस वेयर क्यू इज अ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि अप्रॉक्स कॉस्ट कितने, 15 क्वांटिटी की कितनी होगी। अब हम सबको पता है कि व्हाट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्या दिया है बेटा, एवरेज कॉस्ट दिया है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अप्रॉक्स कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास दिया है एवरेज कॉस्ट, 2Q + 6 + 13 डिवाइडेड बाय Q, तो Q की जगह वैल्यू दी है 15, तो 2 × 15 + 6 + 13 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व करके देखो वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 36.8667। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या एवरेज कॉस्ट है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अप्रॉक्स कॉस्ट। अगर हमारी एवरेज कॉस्ट है 36.8667 और क्वांटिटी हमारे पास 15 है, तो टोटल कॉस्ट सीधे सीधे क्या हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 553, जो कि अगर देखोगे ना तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होना कितना चाहिए, 553, पर वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर कर लो ई, 553। और अगर वैसे देखा जाए कि अप्रॉक्स कॉस्ट को हम एवरेज कॉस्ट मान लें, तब करेक्ट आंसर होगा बी, 36। नेक्स्ट, 3 numbers is GP with their sum is 130 and the product R and the product is 27,000 R। अब देखो GP मतलब क्या होता है, हम बता रहे हैं कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे आता है। लेट्स से हमारे पास पहली वैल्यू है 2, फिर है 4, फिर है 8। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4, सब में कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं। क्लियर। तो इसके कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, बल्कि एपी में हम लोग डिनोट करते हैं डी से। एपी में माइनस करते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं अगेन ऑप्शन से। यहाँ देखो 30 डिवाइडेड बाय 90, 10 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 1/3। तो पहला जीपी में है। दूसरा देखो 30 डिवाइडेड बाय 10, 90 डिवाइडेड बाय 30, अगेन 3 3, ये भी जीपी में है। और ये देखो 20 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइडेड बाय 20, ये जीपी में नहीं है। तो ऑप्शन डी तो सीधे सीधे कट गया। इसके अलावा कह रहा है कि सम कितना है, 130। इन तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, 130। इन तीनों को ऐड करो, 130। प्रोडक्ट कितना आएगा, 27,000। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 27,000 आएगा, और 10 × 30 × 90 करने पे भी 27,000 आएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ए एंड बी बोथ।
तो हमने अगेन ऑप्शन से ही आंसर निकाल के बता दिया। नेक्स्ट, टू फाइनाइट सेट्स रिस्पेक्टिवली हैव x and y numbers of element. The total number of subsets of the first is 56 more than the total number of subsets of the second. The value of x and y are respectively. देखो इसको हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत डिटेल में हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि लेट ए हैज़ एक्स एलिमेंट, एक्स और वाई दो बोला था, और लेट बी हैज़ वाई एलिमेंट। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 to the power x, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 2 to the power y। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा था कि दो फाइनाइट सेट हमारे पास x और y, तो हमने उनको अज्यूम कर लिया a और b। उसके बाद बोला था कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ऑफ द फर्स्ट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड। तो हमने ये माना कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारा अजम्पशन है कि a में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 2x और b में जो है वो है 2y। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है ऑफ फर्स्ट में हमने सबसेट कितना लिया है? 2x। ये 56 से ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसके? सेकेंड से, तो -2y इज इक्वल टू 56। क्लियर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 to the power y कॉमन ले रहे, कॉमन तो आएगा नहीं वैसे, तो यहाँ देखो क्या लिखे, 2 to the power x माइनस y लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो ये 2x तो हो गया, और माइनस y कर देने से 2y कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू 56। नाउ अब देखो हमारा अजम्पशन क्या है कि ये जो वैल्यू है दैट इज 2 to the power y, ये इवन को रिप्रेजेंट कर रही है, और 2 to the power x माइनस y माइनस 1 ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑड वैल्यू को। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 56 की वैल्यू है, इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो कितना हो सकता है? 8 × 7, 8 क्या है? इवन, और 7 क्या है? ऑड। क्लियर? तो ये इवन वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2y से, और ऑड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे 2 to the power x माइनस y माइनस 1 से। तो देखो हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2 to the power y, 2 to the power x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हमने क्या कितना लिया? 8 × 7, 56 को एक्सपैंड किया है। अगेन 8 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 to the 4, 4 to the 8 × 7। क्लियर? अब ये इवन था, तो इवन की वैल्यू कितनी है? 2 to the power 3, एंड ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 to the power x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 7। क्लियर? यहाँ 2 कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। एंड यहाँ देखो 2 to the power x माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इज इक्वल टू 7 + 1, और 2 to the power x माइनस 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारे पास कि 2 to the power x माइनस 3 इज इक्वल टू 8, और 2 to the power x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 to the power 3। 2 कट गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 6। y कितना आया था? 3 आया था, x कितना आया? 6। तो सीधे सीधे हमारे पास ये दो वैल्यू हो गई किसकी? जैसे हम क्वेश्चन में हमसे बोला था वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने? x और y की। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। सिंपली यहाँ पे ये जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, यही स्टेप आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और बाकी इसका एक डिटेल सोल्यूशन यहीं पे जो हमने सॉल्व किया था, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। बट कई बार स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि मैम आपने कैसे, क्या ऑड लिया, क्या इवन लिया। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको दोबारा से आपको समझा देंगे। तो देखो हमारे पास ऑप्शन दिया है 6 and 3, 3 and 6। तो x कितना आया था? 6, और y कितना आया था? 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, द 20th टर्म ऑफ AP whose 6th टर्म इज 38 and 10th टर्म इज 66 इज। देखो T6 कितना दिया है? 38, और T10 कितना दिया है? 66। फॉर्मूला क्या होता है Tn का? a प्लस n-1 d। तो इसका मतलब 38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस n-1, 6 है तो 5d, और दूसरा हो गया 66 इज इक्वल टू a प्लस 10 टर्म था ना, तो 9d। बस हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -28 इज इक्वल टू -4d, और d इज इक्वल टू 7।
डी को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर? बस हमसे क्वेश्चन में बोला था T20 निकालें, तो ए कितना आया है 3 प्लस n-1 दैट इज 20 - 1 कितना हो जाएगा 19 और डी कितना आया था 7। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है 136। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब देखो इसका आंसर गलत दिया है, इसका एक और ऑप्शन देना चाहिए था 96। कैसे हम बताते हैं। लिखा है द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट ऑफ ए इज 40, सेट ऑफ बी इज 32 एंड सेट ऑफ सी इज 50। हम सीधे सीधे डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोगों को समझने में ईजी रहे। ये मानते हैं कि सेट ए है, तो सेट ए में कितना है 40, सेट बी में कितना है 32 और सेट सी में कितना है 50। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन बोथ ए एंड बी इज 4। अब देखो ए और बी, इन बोथ ए एंड बी इज 4, मतलब ये ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना है 4 है। इन बोथ ए एंड सी इज 5, ए एंड सी को ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये 5 है। और बी और सी में कितना है 7। क्लियर? आगे क्वेश्चन में कह रहा है इन ऑल द सेट इज 2, और ये सारा सेट देखो बीच में जो है ये वैल्यू, ये किसके लिए ए बी सी तीनों के लिए है, तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? हाउ मेनी आर इन ओनली वन सेट, हमसे कह रहा है कि सिर्फ एक सेट में कितना है। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली वन सेट को। क्लियर? वापस से हम तुम लोग के लिए डायग्राम बना रहे हैं। ए बी दोनों कितना था 4, ए सी दोनों कितना था 5 और बी सी दोनों कितना था 7। तो अब देखो अगर ये वाला पोर्शन 2 है और ये पूरा पोर्शन कितना था 4, तो नो डाउट ये कितना होगा 2, क्योंकि 2 + 2 4। यहाँ पे देख लो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। क्लियर? क्योंकि सबको मिला के वैल्यू 2 दी हुई थी। अब क्या करेंगे, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 40 में से 2 + 2 + 3, ये वैल्यू तो यहाँ से निकल गई दैट इज 7, तो यहाँ कितनी रह जाएगी 33। ये पूरा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी टोटल 50 है, 50 में से 5 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ अलॉट हो चुका है, तो यहाँ कितना रिमेनिंग रह जाएगा 40। और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी किस टोटल कितना है 32, 32 में से 2 2 और 5 ये ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, दैट इज 9 अलॉट हो चुका है। वैल्यू कितनी बचेगी 23। हमसे क्वेश्चन में कह रहा था हाउ मेनी आर इन ओनली वन सेट, तो सिर्फ वन सेट में कितना है 33 23 एंड 40। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96। इसीलिए हमने पहले ही बोला था कि करेक्ट आंसर इसका कितना होगा 96, दैट इज ई। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000 मेड एनुअली फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, और वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो सीधे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है 1000, 1 प्लस कितना है 14% ना, तो 0.14 टू द पावर 7 - 1 डिवाइडेड बाय 0.14। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू दी हुई है 1.14, इसको ऐड करेंगे तो 1.14 आएगा टू द पावर 7, तो ये हो गया 2.5023 - 1 डिवाइडेड बाय 0.14। बस सीधे हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट को सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आ रही है वो है 10.7307, 4 डिजिट तक लिया, इंटू 1000 कर दो तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 10.7307। क्लियर? सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी सिंपल है, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या करना है फॉर्मूले का एप्लीकेशन। पहले इसको एक वैल्यू अज्यूम कर लो और इसको एक वैल्यू। क्लियर? हमारे पास दिया है y = x, x - 1, x - 2। हम इसको एक वैल्यू ले रहे हैं और इसको एक वैल्यू ले रहे हैं, और हम डायरेक्टली कर रहे हैं, पूरा स्टेप नहीं कर रहे हैं। dx = dy, x x - 1 d/dx x - 2। क्लियर? प्लस x - 2, अब d/dx किसका हो जाएगा x x - 1 का। अब फर्दर इसमें वापस से यही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। x x - 1 ये तो एज इट इज़ रहेगा, और जब हम x - 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस x - 2। अब देखो हमने क्या लिखा था, पहले यहाँ पे देख लो, d/dx x x - 1 किया था ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
तो सीधे ये क्या हो जाएगा, x डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन डी बाई डी एक्स एक्स। तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख रहे हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो x इंटू वन प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अगेन कितना आएगा, x माइनस वन और इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। क्लियर? बस अब क्या करना है, इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये वैल्यू आई थी ना, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये एक साथ है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस ये है एक्स माइनस टू और ब्रैकेट में ये एक्स है प्लस एक्स माइनस वन। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ये एक ब्रैकेट में है माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा 2x माइनस वन। अब ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2। इसको और इसको साथ में ले लो 3x स्क्वायर, इसको और इसको साथ में ले लो माइनस 6x और प्लस 2। तो मेरे पास डिफरेंशिएशन करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, जो कि हमारे पास दिया है ऑप्शन बी में, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। इसका भी डिटेल सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। हम इसका भी एक पूरा डिटेल सोल्यूशन वहाँ पे भेज देंगे। वैसे हमने यहाँ पे पूरा डिटेल सोल्यूशन ही किया था। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन वहाँ इंक्लूड किया है, तो जब हम लॉजिकल रीजनिंग की क्लास डालेंगे तो उसके साथ ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस थे मैथ्स के, जिसमें से बेसिकली 40 क्वेश्चंस आते हैं और मेरे पास 39 क्वेश्चंस अवेलेबल थे। वो 39 क्वेश्चंस हमने आपको डिटेल में सॉल्व करवाए हैं और एग्जाम में भी अगर आप देखोगे ना तो सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन आता है। मतलब अब जो आपका एग्जाम है जनवरी में, मई में और नवंबर 2021 में, ऑलमोस्ट सब सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन आता है और सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड नेक्स्ट पार्ट हम लॉजिकल रीजनिंग का अपलोड करेंगे। एंड स्टैटिस्टिक्स दैट इज पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस दिसंबर 2020 एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। फिर आपका एग्जाम 2021 में ड्यू हो और 2022 में ड्यू हो। एंड बाकी जो भी आंसर्स हमने बोले हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम उसका डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर देंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।